जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सनी। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर टेस्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने उस मॉडल पेपर के 16 क्वेश्चन कर लिए थे जो आपने पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है बच्चों, उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्योंकि 16 तक तो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी बच्चों कितने हैं? दो क्वेश्चन है, एक तो अथवा में है और एक ये वाला। तो अथवा वाला इसके बाद में करेंगे, तो पहले ये वाला कर लेते हैं। क्या लिखा है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को क्या निकालना? योगफल निकालना। आप जानते हो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, कहां तक जाती है? अनंत तक। लेकिन हमसे तो कितने संख्या पूछा गया? 100। टोटल कितनी संख्या पूछा गया? 100 का। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एपी। तो बच्चों एपी निकालोगे तो आप जानते हो एपी क्या आएगा हमारे पास? प्रथम से निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक क्या चलेंगी? 100। योगफल निकाला, योगफल इसी तरह लिखते हैं, एपी हमारी ये होगी। अब देखो टोटल कितने पद दे रखे हैं आपको? 100। इसका मतलब आपको एन का मान कितना दे दिया बच्चों? 100। दूसरी बात आप देखोगे, हमारा यहां अंतिम पद भी कितना है? 100 ही है। तो आपका अंतिम पद भी कितना है? एन का मान 100 है। देखो अब आप कहोगे सर एन का मान भी 100 है और एन का मान भी 100, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने ये बोला कि बच्चों टोटल कितने पदों का निकालना? 100। आपको मैं बोल दूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। टोटल कितने बोले मैंने? 100। इसका मतलब टोटल बच्चे बोला, इसका मतलब वो एन का मान होता है। और जो इसमें अंतिम पद है, अंतिम पद हमारा 100 ही तो है। इसका मतलब एन का एन का मान भी कितना होगा? 100। यहां से ए का मान निकालो। ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 1। प्रथम पद क्या होता है? ए। सारा अंत निकालो डी का मान। तो दूसरे पद में से क्या घटाना? पहला पद मतलब 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। ये हमारे पास क्या आ गया? ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान आ गया, एस और ए एन का मान आ गया। तो आप जानते हो बच्चे जब ये चारों हमारे पास है तो हम आसानी से एस एन का सूत्र, जो छोटा वाला सूत्र है, उसको लगा के क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एपी के एन पदों का योगफल, जिसका सूत्र आप जानते हो बच्चों क्या होता है? यहां से एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ठीक है, ये वाला होता है। एस एन का मान तो आपको निकालना है, एस एन निकालना है। एन का मान कितना? 100। 100 बटे 2। ए का मान कितना आपके पास? 1 प्लस ए एन का मान कितना? 100। तो यहां से आप निकालोगे 100 में 2 का भाग होगा कितना आएगा? 50। 100 एक कितना होगा? 101। तो 5 से गुणा करो कितना आएगा? 505। ये कितना आ जाएगा? ऐसा योगफल कितना आ जाएगा आपके पास 100 पदों का? 5050। कितना आएगा? 5050। तो यही आपके क्या है? उत्तर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसने बोला कि टोटल आपको 100 प्राकृत संख्याओं का निकालना है। इसका मतलब आपके पास एन का मान तो कितना हो गया? 100। और 1 से लेकर 100 तक के पद हो गए। अंतिम पद हमारा पास क्या हो गया? एन हो गया। उसके बाद ए और डी का मान हमने यहां से निकाल लिया। एस एन का जो छोटे वाला सूत्र है वो ये होता है। इसमें हमने मान रखा, उत्तर आ गया हमारे पास। बस ये तो है। इसके शॉर्ट ले लीजिए बच्चों। फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। अथवा में क्या दे रखा है? ये तो हमने कर ही लिया है 100 प्राकृत संख्या वाला। अब अथवा में क्या दे रखा है? एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 1 तथा 11 है। यदि इसके पदों का योगफल कितना है? 36 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब बच्चों आपसे क्या पूछा गया है? एन का मान निकालना है। तो यहां से आपको क्या दिया है? यहां से आपको क्या क्या दिया गया है? आपको एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए का मान कितना है? 1। आपको अंतिम पद दिया गया। अंतिम पद को आप बच्चों ए एल से लिख सकते हो या फिर एल से, एक ही बात है दोनों। तो ये कितना आपके पास? 11। एसन योगफल कितना दे रखा आपको? एसन का मान दे रखा आपको कितना? 36। आपको किसका निकालना है? पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए भी हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? छोटा वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसका? एन का मान भी है, ए का भी मान है। तो आप क्या लिखोगे? एपी के एन पदों का योगफल
एपी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे दो टू सॉरी एन बटे दो ए प्लस ए एन। अब देखो एस एन, एन का मान तो आपको निकालना है। एस एन आपके पास टोटल कितना दे रहा है, एस एन कितना आपके पास 36, एन का मान आपको निकालना है। दूसरी बात ए का मान आपके पास कितना है 1, ए एन का मान कितना है 11। तो यहां से क्या आएगा 36 बराबर एन बटे दो गुणा 1 और 11 कितना हो गया 12, 12 दून 6 दूनी 12। तो यहां से क्या आ गया 6 एन बराबर 36 और एन बराबर कितना आ गया 36 बटे 6, 6 6 36। तो एन का मान कितना आ गया 6। तो आप यहां से क्या लिखोगे, क्या पदों की संख्या एपी के एन पदों की संख्या 6 होगी। ठीक है, ये वाला ही उत्तर आपका। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को भाषा समझनी है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। कभी कभी क्या था कि तरीका एक ही है लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा बदल जाए तो आपको ये लगता है पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ लिया, लेकिन आप भाषा नहीं समझ पाते हो। और क्वेश्चन की भाषा समझ लोगे ना तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्वेश्चन आसानी से हल कर दोगे। इसका मतलब क्वेश्चन की भाषा समझना। वो क्या एपी का प्रथम पद, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद आपको दिया क्रम से 1 और 11 है। मतलब जो पहले वाला होता है वो प्रथम पद दे रखा है, अंतिम वाला है वो एन का मान दे रखा है, और यहां से पदों का योगफल दे रखा है 36। वह सूत्र में लगाया उत्तर आ गया। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें एक तो अथवा में है और एक बिना अथवा वाला, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, एक तो अथवा में दे देगा, एक वैसे। तो आपको जो भी इच्छा आपकी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों नहीं करना है क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये देखिए सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। तो पढ़िए पहले इसे क्या लिखा है, बिंदुओं पी बिंदु पी माइनस 3 4 और क्यू 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रि का मतलब समान त्रि का मतलब 3 भागों में बांटने वाले बिंदु को क्या लिखा है, निर्देशांक। तो हम देखो सबसे पहले इसी को करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक रेखाखंड ले लिया ये वाला, क्योंकि इसने रेखाखंड बोला है। इसमें कौन सा बिंदु है, एक तो पी हो गया और दूसरा हमारा क्या क्यू। पी क्या हमारे पास 3 और 4, दूसरा हमारे पास क्या है 4 और 5। अब इसके बीच में कोई दो बिंदु ऐसे हैं बच्चों जोड़ने वाले, मतलब इसको 3 भागों में बांटता है। जैसे मान लो 1 2। अब देखो ये कितना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, क्या 3 भागों में बांट दिया। उन ये 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के हमें क्या बताने हैं, निर्देशांक। जैसे मान लेता हूं मैं इसको मान लेता हूं R और ये मान लिया S। मैं इसको देखो इसके भी बिंदु मान लो आप। जैसे मान लिया मैंने x1 y1, इसके मैंने मान लिया बच्चों x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां लिख देना है कि माना बिंदु P और Q को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है। जैसे R के निर्देशांक क्या है, x1 y1 और यहाँ पे S के निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। ठीक है, ये बात आप लिख दोगे कि कोई दिक्कत नहीं, ये अपनी तरफ से लिखना है। ये तो आप बस यहाँ आपने मैंने बता दिया पहले। अब देखो बच्चों यहां से पहले इस R का निकालना है। तो यहां से देखिए इसको अनुपात में बांटूंगा मैं। या इस R के पीछे कितने भाग है, 1 और 2। कितने भाग है 2, आगे कितना 1। तो मैं इसको लिखूंगा 1, पीछे कितने हैं 2, तो इसको लिखेंगे 1:2। ऐसे देखिए S के आगे कितने भाग है 1 2, तो आगे लोगे 2, पीछे कितना भाग है 1, तो इसको बांटेंगे 2:1 में। तो ये हमारा पास अनुपात हो गया। अब अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे और उत्तर निकालेंगे। कोई दिक्कत है। अब देखिए आपके सिर्फ बच्चों अंतर विभाजन का सूत्र चलता है, न कि भाई विभाजन, क्योंकि अब की बार भाई विभाजन हट गया है, केवल अंतर विभाजन। तो ये आपको क्या लिखना है, अंतर विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो वो क्या होता है, एक्स वाई बराबर
यहां से क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या होता है अंतर विभाजन का सूत्र होता है। अब इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे आर और एस के बिंदु निकालेंगे, तो निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको किसका निकालना आर के लिए, यहां लिख दो बिंदु आर के लिए, बिंदु आर के लिए। अब देखो बिंदु आर के लिए कौन से निर्देशांक है इसके x1 y1 x1 y1, ठीक है बराबर में। अब देख लो हमारे पास सूत्र क्या है m1, ये तो हो गया हमारे पास m1, ये हो गया m2, ये भी वाला m1 और ये हो गया m2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बच्चों हम इस वाले से निकाल रहे हैं r से, तो देखो इसका m1 कितना हमारे पास 1, और देखो यहां से ये वाला हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब देखो m1 कितना है 1 और x2 हमारे पास कितना है यहाँ पे देख लो 4, प्लस उसके बाद में m2 कितना है इसका 2, और हमारे पास m1 मतलब x1 कितना है -3 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ऐसे अब की बार क्या m1 कितना हमारे पास वही 1 है, लेकिन y2 कितना हमारे पास 5, प्लस अब की बार m2 कितना हमारे पास 2, और y1 कितना बचा हमारे पास 4, तो रखो 4 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला देखो अब यहां से आपके पास बिंदु क्या आएंगे, देखो a को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, 2 को 3 से गुणा करो 3 दूनी 6, और एक माइनस का निशान प्लस माइनस के माइनस के 6 बटे में 3, इधर क्या आएगा 5 दूनी 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो 4 प्लस के हैं और माइनस के कितने 6, तो कितने बचेंगे आपके पास माइनस के 2 बटे 3, इधर देखो 8 और 5 कितने होते हैं 13, ये हो गया 13 बटे 3। तो आपके पास r के निर्देशांक क्या आ गए x1 y1, ये आ गया x1 y1 के निर्देशांक मतलब r के निर्देशांक -2 बटे 3 और 13 बटे 3। कोई दिक्कत नहीं यहां तक नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस मान ही तो रखना सूत्र में, बस इतना पता होना चाहिए। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम किसका निकालते हैं बिंदु S के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर बिंदु S के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब किसके निकालने बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक, तो बिंदु S के निर्देशांक निकालो। S के निर्देशांक क्या है, तो यहां से आप लिखोगे x2 y2 बराबर देख लो वही चलेगा आपका। अब की बार देखो यहां हमारे क्या m1 कितना हो गया हमारे पास m1 2, और x2 कितना है वही x2 हमारे पास कितना रहेगा 4, प्लस अब क्या m1 कितना हो गया हमारे m2 कितना हो गया हमारे पास 1, और x1 का मान कितना हमारे पास माइनस के 3 बटे में m1 प्लस m2। इधर देखो m1 का मान कितना हमारे पास 2, और यहां से देखो y2 का मान कितना हो गया 5, प्लस m2 का मान कितना है 1, और y1 का कितना मान है 4 बटे में m1 प्लस m2। तो यहां से आपके पास क्या आएगा 4 दूनी 8, 1 को 3 से गुणा करो 3, लेकिन ये प्लस का निशान है माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा 3 बटे में 2 और 1 3, या 5 दूनी 10, 4 एकम 4 बटे में 3। तो यहां से आपके पास कितना आ गया 8 प्लस के 3 माइनस के, तो कितना आएगा 5 बटे 3, 10 से 4 कितना हो गया 14 बटे में 3। ये आपके पास किसका आ गया एस का निर्देशांक आ गया। ये बिल्कुल आसान है, निर्देशांक निकालना बिल्कुल आसान है, बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन की भाषा समझनी आनी चाहिए कि हमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी कीजिए। तो ले लिया होगा आपने। अब देखो अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं।
तो मैं इसको मिटा देता हूं अब। आप पढ़िए दो वाला क्वेश्चन को, इसका जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है इसको पढ़िए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p, बिंदु -5 -4 और -2 3 को अंत विभाजित करता है। अंत विभाजित का मतलब मध्य भाग में बांटता है। ठीक है, तो आपको पी का मान भी ज्ञात करना। आपको सबसे पहले अनुपात बताना है, अनुपात के बाद में आपको क्या बताना है, पी का मान भी ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, तो अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे। पहले तो अनुपात निकालेंगे, उसके बाद में किसका मान निकालेंगे, पी का। तो ठीक है, तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये रेखाखंड बना लोगे ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा बिंदु हमारे पास, एक तो -5 और -4, दूसरा बिंदु है -2 और 3। ठीक है, ये वाला मैं दे देता हूं ए, ये वाला दे देता हूं बी। अब कौन सा बिंदु इसके अंतर विभाजित करता है, तो बिंदु हमारा कौन सा करता है, -3p। तो ये हो गया -3 और p। इसको ले लो आप p नाम, इसको मेरे हिसाब से आप दे दो जो भी आपको अच्छा लगे, c नाम दे दो। ठीक है, सी नाम दे दिया। अब देखो, आपको क्या करना है, अब अनुपात मानना है। अनुपात आप अपनी तरफ से कुछ ही, जैसे मान लो मैंने अनुपात मान लिया के अनुपात 1 है। क्या मान लिया, के अनुपात 1 है, या एल्फा अनुपात 1 मान लो। तो यहां से आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बिंदु ए और बी को विभाजित करने वाला अनुपात के अनुपात 1 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये वाला तो हमारे पास क्या है, x1 y1। ठीक है, ये वाला हमारे पास है x2 y2। ये हमारे पास x और y का मान है। ये हमारे पास किसका, m1, और बच्चों ये किसका, m2 का। तो आप समझ गए करना क्या है। अब सबसे पहले यहां से आपको किसका मान निकालना है, या अनुपात एल्फा, मतलब इस के का मान निकालना है। के अनुपात में बांटेंगे, अनुपात में बांटेंगे तो क्या निकालेंगे, पी का मान। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे अंतर विभाजन का, अंतर विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो ये क्या होता है, एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इधर क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 x1, सॉरी y1 बटे में m1 प्लस m2। तो सबसे पहले आपको किसका निकालना है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहां से x का मान आपके पास कितना है, यहां से बच्चों x का मान इधर रख देता हूं मैं। x का मान तो आपके पास -3। ठीक है, m1 का मान कितना आपके पास, k गुणा x2 का मान कितना आपके पास, ये रहा -2 प्लस m2 कितना आपके पास 1, और m2 तो कितना 1, और x1 कितना आपके पास -5 बटे में क्या आएगा आपके पास m1 m2, तो अब k प्लस 1। इसके नीचे 1 लगा दो। देखो बच्चों, यहां से आप क्या करोगे, वज्र गुणन करने पे क्या लिखोगे, वज्र गुणन करने पर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इसको ये इधर आ जाएगा तो -3 k प्लस 1, ऊपर क्या हो गया, -2 को k से गुणा करोगे तो ये हो गया -2k। ये माइनस का है और ये प्लस का निशान है, तो 1 को 5 से गुणा, 5 से कितना आएगा, -5 अंदर गुणा करो इसे, तो क्या आएगा, -3 बराबर -2k -5। इस -2k तो इधर ले आओ और -3 को उधर भेज दो, तो -3k प्लस 2k बराबर -5 प्लस 3। देखो -3k प्लस 2k तो कितना बचेगा, -k बराबर -2। तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो k बराबर कितना हो गया 2। अब आपके पास k का मान आ गया, इसके में अनुपात क्या हो गया, तो अनुपात आपके पास में कितना आ गया, अनुपात अनुपात आपके पास क्या आ गया, 2:1।
अनुपात किस रूप में आ गया, आपको पहले क्या पूछा, वह अनुपात ज्ञात है, तो वो कितना आ गया, के स्थान पे आप 2 रख दोगे यहाँ पे, तो कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब आपसे किसका मान पूछा गया बच्चों, पी का मान पूछा गया है। किसका पूछा गया, पी का। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप पी का मान भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलो अब आप क्या करोगे, यहां पे के का मान रख दो, तो यहां के का मान रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2:1। इसमें आ गया 2:1 में आ गया। अब आसानी से किसका निकालते हैं, पी का मान। तो चलो अब पी का मान निकालते हैं। सूत्र तो यही काम में लेना है। अब यहां से आपकी बार कौन सा काम में लेना, वाई वाला लेना है। वाई बराबर एम सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब देखो y का मान क्या है, यहां से हमारे पास p बराबर m1 का मान कितना है, 2, और y2 का मान कितना हमारे पास, 3, प्लस m1 का मान कितना है, m2 का मान 1, y1 का मान कितना है हमारे पास, -4, बटे में क्या आ जाएगा, 2 + 1। तो यहां से देखो ये जगह p बराबर 3 दूनी 6, ये होगा 4 एकम 4, ये प्लस का निशान है, माइनस का, तो -4 बटे में कितना है, 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास p बराबर कितना आएगा, 4 में से 6 में से 4 के कितने बच गए, 2, और बटे में 3। तो p का मान आ गया आपके पास 2/3। कितना आएगा, 2/3। तो ये आपको p का मान आ गया, और अभी आपने अनुपात निकाल दिया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी अथवा में कितने क्वेश्चन है, 2 है। एक तो वैसे है, एक अथवा में दे रखा है। जो भी आपको बिल्कुल सही लगे, आपको आता हो, वो क्वेश्चन आपको करना है, कि वो अथवा वाला हो या पहला वाला, जो भी आपको है वही पहले करना है। ठीक है, दोनों नहीं करने, कोई एक ही करना है। अब देखिए ये 100% है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो परीक्षा में जरूर आएगा, कि आप 100% देख लेना। 100% गारंटी है कि इन दोनों में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो पहले हम बिना अथवा वालों को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। डायग्राम आपके सामने बना है। एक वृत्त, इस समचतुर्भुज के अंदर क्या है, समांतर चतुर्भुज के परिगत कौन है, एक वृत्त है। आपको ये बताना है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ये आपको सिद्ध करके लाना है। जो बना हुआ, देखो पहले क्या बोला, फिर से पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज है, और इसको हमें क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। तो कोई दिक्कत है, तो यहां तक आप देखिए, मैंने आपके पास डायग्राम पहले ही बना दिया है। इसको मैं यहाँ पे जो देखो स्पर्श रेखा यहाँ पे कटाना है, तो इसको मैं P दे देता हूं, इस वाले को मैं Q दे देता हूं, इस वाले को R दे देता हूं, PQR, और इस वाले को दे देता हूं S। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखो, अब हम इसको हल करते हैं। एक बात आप अच्छे से जानते हो बच्चों, किसी वर्ग के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अब इन्हीं के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, क्या दिया गया है वो वाला देखना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इस पहले में दिया है, देखो पहले मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, पहले वाले को, और ये वाला दूसरा वाला, दूसरे वाले को बाद में सिद्ध करेंगे। दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर बच्चों अब आप अच्छे से जानते हो, यदि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समान। ये वाली भुजा इसके समान हो जाएगी, और ये वाली भुजा इसके समान। तो आप लिख सकते हो यहां से AB बराबर क्या है, CD, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। दूसरी आप क्या लिखोगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत है आपको, ये वाला तो आपको दे दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करके लाना है आपको कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। या फिर आप समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपको यह सिद्ध करना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। आपको यह सिद्ध कर दोगे ना, आप चारों भुजा समान कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो हल में क्या करना है, मतलब उत्पत्ति में
या हाली लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, देखो एक बार के लिए ये ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है, बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से कौन सी स्पर्श रेखा जा रही है, एक तो एपी और दूसरी कौन सी जा रही है हमारे पास एएस, दो स्पर्श रेखा होगी। तो आप क्या लिखोगे यहां से कि बिंदु ए से जाने वाली स्पर्श रेखाएं कौन सी है, यहां पे पहले तो मैं ये लिख दूं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। आप लिखोगे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई दिक्कत है, ये वाला हो गया। अब यहां से देखो बाह्य बिंदु क्या लिखोगे, बाह्य बिंदु एक से लिख देना आपको, बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, एपी और एएस है। इसका मतलब यह है, तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, एपी बराबर क्या आ गया आपके पास ए एस। ये समीकरण नंबर आप क्या दे दोगे, यहां है 3 दे दो इसे, 9 तक ये दे रखा है। अब यहां से देखो ये हो गया। अब ऐसे इसी प्रकार क्या लिखोगे आप, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, अभी देखो इसी प्रकार में आप लोगे तो यहां से आप क्या लोगे, इधर वाली ये देखो बिंदु कौन हो गया हमारे पास बी, तो ये बी से क्या आएगा, इधर से देखो ये क्या आ जाएगा, बीपी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे बी क्यू। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे आप कौन से बिंदु से लोगे, इस वाले से लोगे ना, तो इधर से क्या आएगा आपके पास, इधर से, तो इधर वाले से आप लोगे तो क्या आएगा, डी आर बराबर क्या आ जाएगा डीएस। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से इस बिंदु से आप लोगे तो इधर से देखो क्या आएगा, आपको उधर से लेना है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास सी आर बराबर क्या आ जाएगा सी क्यू। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है यहां तक, देखो इसी प्रकार मैंने लिख दिया कि ये सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होती जाएंगी। नहीं, भाई बिंदु से खींचे जाएंगे क्योंकि स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा होगी, ये वाली भी स्पर्श रेखा होगी और ये वाली भी स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु हमारे पास 4 है तो चारों से स्पर्श रेखा आएगी। अब आपको क्या करना है, यहां से समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ देते, क्या लिखोगे, समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ो, इधर वाला इधर जुड़ेगा, इधर वाला इधर, तो यहां से मैं जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस क्या आएगा, सी आर प्लस डी आर बराबर, इधर से देखो क्या हो जाएगा, एएस प्लस, देखो एएस है तो एएस वाली भुजा जोड़ दे, इसके साथ क्या आ जाएगी डीएस प्लस, यहां से आ जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। अब मेरी बात एक ध्यान से सुना बच्चों, देखो एपी प्लस बीपी, ये एपी है ये बीपी है, इस पूरी को मिला के क्या बन रहा है हमारे पास एबी, तो आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो एबी प्लस, देखो सी आर प्लस डी आर, ये रहा सी आर ये रहा डी आर, तो इस टोटल को मिला के क्या बन रहा है हमारे पास सी डी, ये बन गया सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, ये रहा ए एस और ये रहा डी एस, इस पूरी को मिला के क्या बन गया आपके पास टोटल क्या बन गया एडी। इसी प्रकार बी क्यू प्लस सी क्यू, ये रहा बी क्यू ये रहा सी क्यू, इस टोटल को मिला के आपके पास क्या बन गया बीसी। कोई दिक्कत आपको, तो ये समीकरण नंबर कौन हो गया हमारे पास 7। अब देखो समीकरण 7 में समीकरण 1 और 2 से क्या रख दोगे मान, किसी का भी रख दो, एपी का रख दो या सीडी का, एडी का रख दो या बीसी का, मैं रख देता हूं यहां से किसी भी एक मान दो, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 7 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो रखेंगे, तो रखो बच्चों यहां से, तो यहां से देखो रखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, अब एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां जगह नहीं बोलते, मैं इधर वाली थोड़ी सी साइड मिटाऊंगा ताकि यहां हम लिख देंगे, तो कोई दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, और नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बता देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है।
तो मैं मिटा दूं, तो चलो फिर मिटा देते हैं ये वाला। अब मैं यहां लिख देता हूं। अब देखो, मैंने कहा कि समीकरण एक दो से मैं ए बी के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, सी डी बराबर सी डी प्लस सी डी हो गया क्या। इसी तरह मैं इस एडी के स्थान पे, इस बीसी के स्थान पे क्या, एडी के स्थान पे क्या रख सकता हूं, बीसी, तो ये हो गया बीसी प्लस बीसी। तो ये तो हो गया टू सी डी प्लस टू बीसी। देखो टू से टू कट के यहां से क्या आएगा, सी डी प्लस बीसी बराबर सी डी प्लस बराबर बी डी। अब देखो ये तो हमारे पास सी डी है, ये बीसी, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार सभी की सभी भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर। क्योंकि अब की बार हम किसके स्थान पे रख देंगे, इस एडी के स्थान पे ए बी रख देंगे, तो इधर से बराबर हो जाएगी। तो आप लिखो इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर ये तीनों ही चारों ही भुजा बराबर है तो आप लिख सकते हो कि एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। बस यही हमारा उत्तर है। कोई दिक्कत है? तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसके मतलब पहले तो क्या आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और फिर अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार दो बार आप कम से कम दो बार क्लास को देखा करो, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगा, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर मेरे इधर समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसको में हमारे पास बाह्य बिंदु कितने हो गया, एक दो तीन और चार, तो स्पर्श रेखा कितनी होगी हमारे पास, चार की कितनी होगी, आठ, आठ स्पर्श रेखा होगी। तो ये वाली हम यहां से हमने किया, यहां से बाह्य बिंदु से लिख दिया, फिर इन सभी को हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, आसानी से हमने ए बी बी सी और सी डी कर दिया। तो ये हमारा उत्तर था। इसको शॉर्ट ले लीजिए, फिर इसका अगला करते हैं। चलो बच्चों, इसका अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, आपके चित्र, आपके डायग्राम यही रहेगा, इसी से करना। देखो क्या लिखा, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के केंद्र पर संपूर्ण कोण अतिरिक्त करती है। मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं ये है, ये आमने सामने की भुजा होगी, ये क्या करती है, इस चतुर्भुज पे मतलब क्या करती है, संपूर्ण कोण बनाती है। संपूर्ण कोण का मतलब 180 डिग्री का। मतलब देखो मैं एक बार यहां से रचना कर देता हूं, देखो रचना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास ओ, मैं देखो इसको मिला देता हूं इधर से, ठीक है, ये हो गया ओ। अब के पास क्या था कि ये वाला कोण और ये वाला क्या है, संपूर्ण कोण है, और इधर वाला ये वाला कोण और ये वाला क्या है, संपूर्ण कोण है। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब देखो यहां से मैं इसको भी मिला देता हूं ताकि आपको देखना, क्योंकि ये भी तो मध्य बिंदु है। हो गया क्या? अब देखो, अब आसानी से हमें क्यों मिलाया मैंने, इसके लिए ध्यान से देखो। अब इसको संपूर्ण कोण सिद्ध करना है ना हमें, तो ये वाला देखो मैं इस तरह बता देता हूं आपको। एक त्रिभुज ले लीजिए आप, देखो एक चतुर्भुज हो रहा, ये हो गई हमारे बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबाई बराबर होती है, और इनसे बनने वाले कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, ये वाला एक नंबर, ये वाला दो नंबर, तो दो त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज नहीं बन रहे क्या, क्योंकि यहां पे देखो कौन सा कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। ये मैंने आपको परिमेय नंबर 10.1 में बताया था। तो इसका मतलब यहां से देखिए, मैं सभी को नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो बिल्कुल मैं एक एक धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद में आगे हल करते चलेंगे। अब देखो आपको सिद्ध करना है ना, तो यहां से देखिए आप सबसे पहले, अब किसी भी दो त्रिभुजों को क्या करती है, सारांश, और इसी प्रकार में हम लिख देंगे कि ये वाला भी इसी प्रकार होगा, ये भी इसी प्रकार। देखो आपके पास 1 2 3 और 4 कितने भाग बन रहे, चार त्रिभुज मतलब 8 त्रिभुज बन रहे हैं। दो को सारांश कर देंगे तो सभी तो इन्हीं सेम ही तो है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या गया वो लिखना है, ठीक है। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत है? दूसरी बात आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध देखो बच्चों क्या करना, एक तो ये वाला कोण देखो आमने सामने वाला, ये संपूर्ण कोण, एक ये वाला क्या है, संपूर्ण कोण। तो यहां से आप लिखोगे कोण ए ओ बी प्लस, देखो कोण ए ओ बी, ये ओ हमारा, और दूसरा क्या, सी ओ डी, क्या लिखोगे, कोण सी ओ डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। एक तो ये सिद्ध करना। दूसरा आपको पास देखो ए ओ डी,
दूसरा कोण क्या है, ए ओ डी प्लस कोण कौन सा आएगा, बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ये आपको क्या करना है, 180 डिग्री सिद्ध करना है। ये वाला आपको क्या करके लाना, संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री होता है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो यहां तक कोई दिक्कत है आपको? देखो अब रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में आपने क्या रचना की है, रचना में आप डायरेक्ट लिख देना यहां से कि बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ए बी सी डी और पी क्यू आर और एस को मिलाया, क्योंकि ओ से तो मिलाया आपने, है कि नहीं है, इस ओ से तो सभी को मिलाया है, तो ये वाला हमारे पास हो गया। अब देखो उपपत्ति में क्या करना आपको, उपपत्ति में क्या करना, अब आपकी जो भी इच्छा ना, मतलब किसी भी दो त्रिभुज, जैसे मान लो मैं इस बाह्य बिंदु से देखता हूं, तो एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, इन दोनों को क्या कर दूं मैं, सर्वांग समकक्ष सिद्ध कर दूं, तो ये अपने आप इसके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अब मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया त्रिभुज ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ एस, और दूसरा त्रिभुज में क्या ले लेता हूं यहां से, ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी, ध्यान से देखना है, एक तो मैंने ये वाला लिया है और एक ये वाला लिया है। अब यहां से देखोगे आप पी में, सबसे पहले आपको देखो ये वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं पे क्या है, स्पर्श रेखाओं पे त्रिज्या होती है, वो क्या बना 90 डिग्री कौन बनाती है। दूसरी बात ये वाला देखो, क्या ये वाला ओ ओ ओ ए, क्या दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, तो आप यहां से क्या लिखोगे, कोण एस बराबर कोण पी, क्या लिखोगे 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो यहां से ओ ए बराबर ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो यहां से ओ एस बराबर ओपी, क्या लिखोगे, वर्त की त्रिज्याएं हैं, वर्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब देखो कंडीशन तीन ही होती है, अगर तीन कंडीशन आप इन त्रिभुजों की बराबर कर देते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। तो यहां से आप क्या लिखोगे, दो भुजा एक कोण बराबर कर दिया गया, आप क्या लिखोगे, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ एस सर्वांग समय त्रिभुज ए ओ पी के, ए ओ पी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय तो इनके जो कोण होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण एक बराबर कोण 8, ये समीकरण नंबर हो गया एक, समीकरण नंबर कितना हो गया एक, क्योंकि ये वाला हो गया। अब आप लिख सकते हो इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार, मेरे को एक बात बताइए बच्चों, इसी प्रकार में आप क्या लिख सकते हो कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर, तो आप यहां से लिखोगे कोण 2 बराबर कोण 3, और फिर यहां से क्या लिख सकते हो, यहां पे आप कोण कोण 2 बराबर 3 तो कोण 4 बराबर कोण 5, ऐसे आप लिख सकते हो कोण 7 बराबर कोण 6, ये 4 हो गया, कोण 6 बराबर 7 हो गया। ठीक है, ये वाला आपने सिद्ध कर दिया है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना, किसी भी जरूर में आप इन दोनों को कर दो, इन दोनों को सर्वांग सम कर दो, इन दोनों को सर्वांग सम, क्योंकि आपके जैसे आपने पासबुक में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सीधा ही सिद्ध कर आपको लिख दिया कि भाई बिंदु से किसी भी स्पेस रेखा से बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपको सिद्ध करके भी बता दिया कि इस तरह ये बराबर होते हैं, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें निकालना कैसे, अब मेरे को ये बताओ, ये एक क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के बनने वाले चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां से आप लिखोगे चतुर्भुज एबीसीडी में क्या लिखोगे, यहां पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से देखो अब आप क्या कर सकते हो, कोण इन दोनों को बराबर करना है ना, तो 1 और 2 ये वाला हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा, चलेगा। अब मेरे को देखो
ऊपर वाला इन दोनों के सामने वाला कौन कौन सा है, ये वाला, ये 6 और 5 और 6 चाहिएगा, ये 5 और 6 चाहिएगा हमें। अब बाकी इन दोनों को क्या करना, निपटाना, यहां से हटाना है। तो कोण 3 के स्थान पे आप क्या देखो, कोण यहां से देखो, कोण 3 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, कोण 2, और कोण 4 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, देखो हमें 5 है ना, कोण 4 के स्थान पे 5 लिख सकते हो, और कोण 7 के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, कोण 6, और कोण 8 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोण 1। तो लिखो यहां से मान रखो, तो यहां से देखो मैं कोण 1 के स्थान पे 8 के स्थान पे ये तो रहेगा अपने स्थान पे 1 प्लस 2, कोण 3 हमें चाहिए नहीं, तो कोण 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, कोण 2, कोण हमें 4 नहीं चाहिए, कोण 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, कोण 5, कोण 5 प्लस कोण 6। अब कोण 7 आपको चाहिए नहीं, कोण 6 चाहिए, तो कोण 7 को हटाओ यहां से, कोण 7 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोण 6, कोण 8 आपको चाहिए नहीं, तो कोण 8 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोण 1, बराबर कितना, 360 डिग्री। कोई दिक्कत है, तो यहां तक होनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो कोण 1 और कोण 2, यहां पे आपके पास कितना हो गया, 2 कोण 1, 2 1 रे कितना हो गया, 2, ये भी आपके पास 2 कोण 2, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 2 कोण 5, प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 2 कोण 6, बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो कोई दिक्कत है आपको, यहां तक दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर लिखता हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा फिर। तो आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटा देता हूं इस वाले को, क्योंकि आप शीट 7 वाला तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से देखो बच्चों, सारे में देखो यहां से दो 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 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। ये दो किसे गुणा में इधर भेज दो तो भाग में जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 बटे 2। तो काटोगे तो कितना आएगा, 180। तो आपके पास आ गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो कोण 1 प्लस 2 और कोण 2 प्लस 3, वो कोण 1 प्लस 2 क्या आपके पास, ए ओ बी, कोण देखो ये इस टोटल इसी के अंदर तो आ रहा है, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण ए ओ बी प्लस कोण 5 और 6, 5 और 6 किसके अंदर आ रहा है, इस टोटल के अंदर कौन सा है, सी ओ डी, तो यहां से आ गया कोण सी ओ डी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। एक तो आपने सिद्ध कर दिया, और दूसरा आप लिख सकते हो इसी प्रकार, क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप दूसरा भी क्या लिखोगे, कि यहां से लिख सकते हो कि कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, हम आसानी से सिद्ध कर, एक को सिद्ध कर दे तो दूसरे को आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार, क्योंकि आपकी बार क्या कर सकते हो, इस 2 के स्थान पे 3 रख सकते हो, तो इसका मतलब ऐसे ही आ जाएगा, इसका मतलब आप लिख सकते इसी प्रकार आपने सिद्ध कर दिया, और आप लिख सकते हो इति सिद्धम, इति सिद्धम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। आपको क्या लिखाना, बहुलक याद करना। क्या निकालना आपको, यहां से मैं सही लिख देता हूं इसको, क्या निकालना आपको, बहुलक याद करो, क्या निकालना, बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, बहुलक निकालना, तो सबसे पहले आपको पास बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए आपके पास। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस कोसटेक, क्या होता है बच्चों, एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 F2, यही तो होता है, यही होता है। और गुणा में क्या आती है, H, मतलब वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा। अब देखो सबसे पहले आप कहोगे सर आप किसको ले आप, तो सबसे पहले जो F1 है वो देखो सबसे ज्यादा इस बारंबारता में जो सबसे अधिक मान रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1। ठीक है, इससे ऊपर वाला हो जाएगा F2, इससे नीचे वाला हो जाएगा F0, और F1 के जस्ट सामने वाला मान हमारा क्या होता है, L का मान, ये हो गया L का। कोई दिक्कत है यहां से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से F1 आपको हो गया, और F0 आपके पास कितना हो जाएगा आपका, यहां से मैंने गलती तो नहीं कर दी है, F0 होता है ऊपर वाला बच्चों, और F2 क्या होता है नीचे वाला,
F2 क्या होता है, नीचे वाला होता है, F0 होता है ऊपर वाला, F1 के जस्ट ऊपर वाला F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। तो यहां से आप लिख लो सबसे पहले F0 का मान कितना है 52, F1 का मान कितना है 61, F2 का मान कितना है 38, L का मान जो पहले वाला रहेगा ना, ये वाला ये है 60। बात रही एच का मतलब होता है इस वर्गांतर में कितने का अंतर है, तो देखो 20 का, 20 दूनी 40, 40 60 80, मतलब इस तरह चल रहा है, तो ये है 20। ये हमारे पास सारे मान आ गए, अब आपको रखना है गोलक आ जाएगा। तो यहां से आप देख लीजिए एल का मान आपके पास कितना है 60, प्लस F1 का मान कितना 61, F0 का मान कितना है 52, 2 गुणा F1 का मान कितना आपके पास 61 माइनस F0 कितना है, F0 कहां आपके पास ये रहा 52, F1 कितना 38 गुणा में 20, तो यहां से आ जाएगा 60। आपके पास टोटल कितना आ जाएगा ये वाला, प्लस ये तो उठाओगे तो कितना आएगा 61, ये तो हो गया 9, नीचे वाला 61 दूनी कितना हो गया 2 और 6 दूनी 12, 122, और 122 ये कितना हो गया माइनस 52, और ये हो गया 38, ये 38 है बच्चों, ठीक है, गुणा में 20। तो यहां से आपके पास कितना आएगा 60 प्लस 9 बटे में कितना बचेगा आपके पास, देख लो टोटल आपके पास कितना बचेगा 32, और गुणा में कितना हो जाएगा 20, ठीक है, यहां से कितना बचेगा आपके पास 32। अब देखो ये टोटल कितना होगा 60 प्लस 9 दूनी, देखो इस ये गुणा हमेशा ऊपर वाले से होता है, तो ये होगा 9 गुणा 20 बटे में 32, तो आपके पास यहां से आएगा 60 प्लस 180 बटे में 32, तो 180 में अगर 32 का आप भाग लगाते हो तो यहां से आपके पास कितना आएगा, टोटल मैं इधर लिखता हूं, तो यह आएगा 60 प्लस पूरा भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 5.625, ये वाला, ये क्या है बहुलक, तो आपके बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 65, 5 जोड़ोगे 65.6525, ये आपका क्या है बहुलक है। बस इतना आसान था, क्वेश्चन में बिल्कुल ही भी इतना आसान है, वैसे आपको लग ही रहा कि टफ है। बहुलक निकालना तो सबसे आसान है, सबसे ज्यादा बारंबार में जो सबसे अधिक मान है वो हमारा किसका होगा F1, इसके जेड सामने वाला वो F0, इसके नीचे वाला F2, और इसके F1 के जेड सामने वाला जो निम्न अंतराल होता है वो हमारे L का मान होता है। सूत्र में रखो और उत्तर प्राप्त करो, आसानी से समझ में आ गया। इसको छोड़ के फिर इसका अथवा का क्वेश्चन है वो भी करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। इसे में क्या निकालना है, देखो निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च आपको कितना दे रखा है, जेब मतलब माध्य जेब खर्च आपको 18 रुपए दे रखा है। लुप्त बारंबारता क्या निकालना, एफ ज्ञात करना, मतलब आपको सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है बच्चों, माध्य, जो माध्य है वो आपको कितना दे रखा है 18 रुपए, कितने दे रखा है 18 रुपए दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, यहां से माध्य निकालना है। तो माध्य में आपको क्या निकालना है, इस एफ का मान निकालना है। तो एफ का मान निकालने के लिए देखो हम हमारे पास तीन विधियां हैं, एक तो हमारे पास कौन सी है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी हमारे पास है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी हमारे पास क्या है पग विचलन विधि। तो हम इसको आपकी जो भी इच्छा है, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए कि आपको किस विधि से करना, आप इन तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि को आप काम में ले सकते हो। तो मैं कौन सी विधि लूंगा, प्रत्यक्ष विधि काम में लूंगा, यहाँ पे कौन सी लूंगा प्रत्यक्ष विधि। तो यहां पे हम लेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होते हैं, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इसमें देखो एफ तो हमारे पास एफ है, तो हमारे पास क्या नहीं है एक्स आई, इस एक्स आई का मतलब होता क्या होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है इस एक्स आई का मतलब। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, एक्स आई, फिर दूसरा खाना हमारे पास क्या आएगा, यहां से एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे किसका भाग लगा देंगे, दो का, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं उसमें किसका भाग लगाते हैं, दो का। तो 11 और 13 कितना होता है 24 होता है, और 24 में दो का भाग लगाओ कितना आएगा 12। अब आपको सिर्फ एक बार लगाना, बाकी आपको देखना कि इसमें अंतराल कितने का चला, 13 और 2 कितना हो गया 13, और देखो 11 में हमने कितना जोड़ा 2, तो 13 हो गया, मतलब 2 का अंतराल चलो 2 जोड़ते चलो, ये कितना हो जाएगा आपकी बात 14, ये कितना हो जाएगा 16,
ये कितना 18, ये कितना 20, ये वाला कितना हो जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है एफ आई एक्स आई। तो इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 12 संति कितना होता है 84, 14 84 हो गया क्या। यहां से 14 को 6 से गुणा करोगे तो कितना होता है 14 पंजे 70, 84। यहाँ पे 16 9 में कितना होता है 144। 13 को 18 से गुणा करो, 18 18 36, 18 54 असल की 5। 18 और 5 कितना होता है बच्चों 18 54, 18 और 5 कितना हो गया 23। ठीक है, 20 को f से गुणा करोगे कितना होगा 20f। 22 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 110। 4 को 24 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 असल के 4 दुनिया 24 चौके 96 हो गया। अब सभी को जोड़ लो, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा वो वाला हम देख लेंगे। तो टोटल इनको जोड़ लो पहले, यहां से पहले 144, 234, ठीक है 110, फिर 84, फिर 84 और फिर कितना है 96। जोड़ो 4 4 14 4 4 4 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22। 22 का दवा असल के 2, 4 और 3 7, 7 रे कितना हुआ 8, 8 हम 8, 8 2 16, 8 3 24, 832 रे 33, 33 और 2 कितना हो गया 35 असल की 3, 2 3 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7। प्लस में कितने हमारे पास 20 है, तो ये कितना हो गया 752 प्लस 20f। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हमारे पास जो यहां से आया है मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपके पास यहां से क्या आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया आपके पास 752 प्लस 20f। और आपके पास सिग्मा एफ आई कितना है ये रहा देखो इधर, ये कितना है एफ प्लस 44। तो बस आप सूत्र में रखो और उत्तर लेकर यहां से देखो बारंबारता एक्स का मान आपके पास कितना है 18, इसका मान कितना सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 752 प्लस 20f बटे में कितना आ जाएगा एफ प्लस 44। देखो इसके नीचे एक लगा दो वजन गुण कर दो इधर, तो ये हो गया 18 एफ प्लस 44, इधर कितना आ जाएगा 752 प्लस 20f। तो इधर गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18f प्लस 44, 44 को 18 से गुणा कर लो 8 चौक 32 असल की 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35, 4 4 ये हो गया 2 9 और 7, 792। इधर हो गया 752 प्लस 20f। देखो इस 18f को तो उधर भेज दो और इस 752 को इधर ले आओ, तो ये होगा 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस के 18f। तो देखो 792 में घटाओ यहां से, ये हो गया 0 और ये बच गया 4, इधर कितना बच गया 20 में से 18 जाएंगे तो 2f। तो यहां से आएगा f बराबर 40 बट्टे 2, तो कितना आएगा 20 दूनी 40, तो f का मान कितना आएगा 20। तो यही आपका क्या है उत्तर है। आपको यही बताना था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो गया f का मान पूछना लुप्त बारंबारता f, तो f का मान कितना आएगा 20। तो यही आपका उत्तर था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। और अथवा में दे रखा दूसरा क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो एक तो दे रखा अथवा में, एक वैसे दे रखा है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आता है या तो अथवा वाला आता है तो वो कर दो, या उससे पहले वाला तो वो, आपकी जो भी इच्छा, लेकिन करना एक ही है। तो आप देखो सबसे पहले एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। पहले ये फर्स्ट वाला करेंगे, फिर ये करेंगे सेकंड वाला। तो पहले हम कौन सा कर रहे हैं फर्स्ट वाला कर रहे हैं। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती है पूर्णांक संख्या जो प्लस वाली। सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या होती क्या बच्चों पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वो होती है बच्चों जो एक तो धनात्मक वाली प्लस वाली, ये अनंत तक जाती है ये भी, और एक होती है माइनस वाले, ये भी कहां तक जाती है माइनस अनंत तक। तो इसने ये कहा कि आपको केवल धनात्मक वाली लेनी है, ये ऋणात्मक वाली नहीं लेनी है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लो कि मैंने माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो दूसरी कौन सी होगी धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक जोड़ के। देखो एक में मैंने एक जोड़ा 2 हो गया, 2 में एक जोड़ा 3 हो गया, इसका मतलब अगली कौन सी आएगी x+1।
आएगी कि नहीं आएगी? अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी? x प्लस वन। जैसे मान रख के देख लो, मानो मैंने x का मान 1 रखा, तो यहाँ भी मैंने 1 प्लस 1 रख दिया, तो ये 1 और ये क्या आएगा 2। देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 के बाद में 2 ही आती है क्या? इसका मतलब ये तो कन्फर्म सही हुआ हमारा कि अगर हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तो दूसरी कौन सी होगी? x प्लस वन होगी। और धनात्मक पूर्णांक संख्या ये होती है और धनात्मक पूर्णांक संख्या ये वाली होती है। तो जो धनात्मक ऋणात्मक वाली नहीं लेनी है। तो अब देखो इसको मान के कैसे लिखेंगे, तो मान के हम लिखेंगे माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरी x प्लस वन है। कोई दिक्कत है यहां तक? हो गया। फिर प्रश्नानुसार आगे देखो अब क्या कहा गया। पूर्णांक याद कि जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। मतलब इस x का भी वर्ग करना है प्लस x प्लस वन का भी वर्ग करोगे तो आपके पास वर्गों का योग कितना आ रहा है? 365 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 365। तो आप हल कर लीजिए यहां से। तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। देखो ये कौन सा है? 1 प्लस x प्लस वन, ये होल स्क्वायर होता है बच्चों। यहां से मैं एक बार इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो देखो जब भी ऐसा आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन से में देखो a, ये a हो गया, ये वाला b हो गया, a प्लस बी का हो गया। देखो x का तो करोगे x स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखो a प्लस बी वाला होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x गुणा 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो ये हो गया x स्क्वायर, x का क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 को x से गुणा करो, x और x को 2 से गुणा करो, कितना होगा? 2x प्लस 1 बराबर 365। देखो x स्क्वायर दोनों मिलकर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x। इस a को उधर भेज दीजिए तो यहां से कितना होगा? 265 माइनस 1। तो यहां से आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 264। ये आ गया क्या? सॉरी 364। कितना आएगा? 364। क्योंकि यहां से 365 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 364। अब देखो इस पूरे में किसका भाग देना? 2 का। तो आप क्या लिखोगे? समीकरण में 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग दोगे तो यहां से क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x बराबर, यहां से कितना आएगा? 2 एकम 2, 1 बच गया, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। तो ये दी घात समीकरण बन गया। इसको इधर ले लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, ये दी घात समीकरण आ गया। इस 182 के मतलब यहाँ पे x का गुणा पर अंतिम पद को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 182 को आप क्या करोगे? 1 से गुणा करोगे तो 182 आएगा। इस 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो आपके पास कितना आना चाहिए? 1, मतलब इस x के गुणा में कितना? 1, और गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए? माइनस है 182। तो देखो 14 गुणा 13 कितना होता है बच्चों? 182 होता है। कितना होता है? 182। तो मैं यहां लिखूंगा 14 माइनस 13, तो कितना आ गया हमारे पास? 1। अब देखो इसके गुणांक में क्या x है तो यहां भी x से गुणा कर दो, हो गया। तो इस एक के स्थान क्या रखोगे? x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो यहां से देखो क्या आएगा? यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लियोगे तो यहां तो बचेगा x स्क्वायर, x का भाग x का यहां लगा दो, एक x से एक x कट गया, यहां से ये कट गया, तो यहां तो बचा x से यहां बचा प्लस के 14। यहां देखो बच्चों यहां क्या कॉमन आ रहा है? यहां देखो दोनों माइनस की संख्या, पहले तो यहां जो निशान रहेगा पहला वही लेना। देखो यहां से 13 कॉमन आ रहा है, जैसे आप 13 लोगे तो यहां भी आपको 13 का भाग लगाना है और यहां भी 13 का, सॉरी माइनस 13 का, यहां भी माइनस 13, यहां भी माइनस। देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। 13 से 13 कट गया तो यहां तो बचा x, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 13 का भाग लगाओ 182 तो जाएगा 14 पर बराबर 0। देखो दोनों सेम हो गया, तो यहां से कॉमन ले लो x प्लस 14, यहां से कॉमन लोगे तो यहां तो बचेगा x, और यहां से कॉमन लोगे तो यहां बचेगा माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? x प्लस 14 बराबर 0, या फिर क्या होगा? x माइनस 13 बराबर 0। इस माइनस 14 को उधर प्लस 14 को तो x बराबर हो गया माइनस 14, और ये हो गया x बराबर प्लस के 13। तो देखो बच्चों माइनस में तो उत्तर होगा नहीं,
माइनस में तो हमें नेगेटिव तो संख्या लेनी नहीं है, इसने बोला केवल धनात्मक, तो धनात्मक लेना है। तो प्रथम संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो हमने क्या माना था प्रथम संख्या x, तो हमारी क्या हो जाएगी इधर प्रथम संख्या, प्रथम संख्या तो कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों x, मतलब 13 माना है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या तो ये मानी थी x प्लस 1, तो ये जाएगी 13 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 14। तो यही उत्तर है हमारे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो से बोला गया कि दो क्रमांक धनात्मक, तो मैंने माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 होगी। अब इसने आगे बोला कि इनके वर्गों का योग है, क्या है इनके वर्गों का योग है, तो इनके वर्गों का योग कितना 365, बस यहां से खोला और उत्तर आ गया हमारा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चों, फिर इसका दूसरा भाग करते हैं इसी में अथवा वाले में। तो देखिए अब इसका दूसरा देखिए, तो दूसरे वाले में क्या है आपको ये बताना है, अब देखिए दूसरे भाग में अब हमारा कौन सा है दूसरा, इसको पढ़िए। क्या ऐसी एक आम की बगिया संभव है, बनाना संभव, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या है 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या माना, इस आम की बगिया की आपकी लंबाई चौड़ाई मान लेनी है। तो मैंने क्या कहा, माना आम की बगिया की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद में यहां से आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या करना, पहली शर्त क्या है इसकी, क्या कहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है दुगनी है, मतलब ये तो देखो लंबाई क्या है इसकी x, ये क्या है चौड़ाई y, इसकी लंबाई चौड़ाई से देखो जब भी दुगनी तिगुनी बोलता है तो आपको पहले इन दोनों को बराबर कर लेना है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई से कितनी दुगनी, तो अब मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, क्या दुगनी हो गई। अब देखो लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी होगी दुगनी, तो ये हो गया 2y, या फिर ऐसे समझिए लंबाई है ना तो चौड़ाई से दुगनी है, तो आपको लंबाई को 2 से गुणा ना करके आपको किसको करना, चौड़ाई को दुगनी करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया 1। दूसरी शर्त में क्या कहा, उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल। आम की बगिया बच्चों किसके आकार की होती है, आयत के आकार की, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, आप लंबाई आम की बगिया का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा 800, लंबाई की आपके पास x और चौड़ाई कितनी है y, तो ये हो गया x y बराबर कितना हो गया 800, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का देखो यहां से समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर किसमें रख देंगे 2 में, तो आज से उत्तर आ जाएगा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से रखोगे तो यहां से क्या आएगा, देखो 2y गुणा y बराबर 800, देखो मैंने x के स्थान पे रखा केवल 2y, ये क्या हो गया 2y स्क्वायर बराबर 800, इस 2 को गुणा में इधर किसमें जाएगा भाग में, तो y स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2, ये कितने पे कट गया 400 पर, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400, ठीक है। तो यहां से देखो y, यहां से मैं लिखूं तो y स्क्वायर बराबर देखो 400 किसका वर्ग होता है 20 का, तो 20 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो y बराबर आपके पास कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान क्या रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो क्या रखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो यहां से रखो y बराबर 20, तो यहां जगह x बराबर 2 गुणा 20, तो कितना आ गया x बराबर 40। तो देख लो आपकी लंबाई देखो चौड़ाई से कितनी दुगनी है, तो आपकी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई x बराबर कितने आ गई 40 मीटर, और आपकी चौड़ाई कितनी आ गई y बराबर कितने आ गई 20 मीटर। देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी से दुगनी 40 है, यही हमारा उत्तर है। तो हमारा ये 21 का क्वेश्चन भी क्या हुआ बच्चों कंप्लीट हो गया।
इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अंतिम क्वेश्चन बचा वो हम कर लेते हैं, फिर हमारा मॉडल पेपर पूरा हो जाएगा। चलो बच्चों, इस पर्सनल का ये अंतिम क्वेश्चन है, मतलब पर्सनल ने मॉडल पेपर का, इस मॉडल पेपर का क्या है अंतिम क्वेश्चन है 22। देखो क्या है, सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस 2 साइन की क्यूब ए बटे में 2, ये कोस की क्यूब है बच्चों, ये क्यूब ए माइनस कोस ए बराबर 10 है, ये सिद्ध करके लाना है। दूसरा सिद्ध कीजिए कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर आपको 2 सेक ए सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, पहले 1 नंबर को सिद्ध करते हैं हम, इसके 1 नंबर वाले को। तो क्या है 1 नंबर हमारा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब बटे में क्या है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए बराबर क्या है 10 ए, ये सिद्ध करना। तो देखो सबसे पहले ये LHS होता है बच्चों, ये LHS बाया साइड, ये होता है RHS दाया साइड, दाया भाग बोलते हैं ना। अब यहां हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करेंगे। तो ये LHS लेके चलेंगे तो यहां से क्या आएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। देखो बच्चों आपको मैं 2 सूत्र लिखाता हूं, बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। देखो याद रखना आपको कोस 2a बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों, और यहां से दूसरा होता है कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये 2 सूत्र आपको याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट ही हो जाएगा, ये आसान तरीके से हो जाएगा। देखो बच्चों ऊपर वाले में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर वाले में साइन, नीचे वाले में देखो ऊपर वाले में मैंने साइन कॉमन लिया, साइन ए, तो देखो साइन ए लिया तो यहां तो बचा 1 और यहां क्या बचेगा 2 साइन क्यूब है तो यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे देखो मैंने कोस कॉमन लिया, यहाँ पे कोस कोस है, यहां से मैंने कोस ए कॉमन लिया तो यहां तो बचा 3 है तो 2 बच जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो 1 माइनस किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन कोस 2a के, और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 किसका कोस 2 के। तो यहां से आप रखोगे तो ये तो हो गया साइन ए, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो कोस 2a, और बटे में क्या कोस ए, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो कोस 2a। देखो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो कोस 2a, देखो कोस 2a से 2a कट गया तो ऊपर तो क्या बच गया आपके पास साइन ए और नीचे क्या बच गया कोस ए। साइन ए और कोस ए क्या होता है बच्चों 10 ए होता है। तो हमारे पास क्या आ गया LHS बराबर RHS, ये हमें सिद्ध करना था। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, कोस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां से आपको दिखाई दे रहा है, यहां से साइन कॉमन है, मैंने साइन लिया तो यहां तो बचा 1, यहां बचा एक घात कम हो जाएगी कॉमन लेते, यहां मैंने कोस लिया तो यहां से तो देखो एक घात कम होगी, यहां एक ही घात थी तो यह 1 बच गया। अब इस पूरे के स्थान पे मैंने कोस 2a लिख दिया, इसके स्थान पे कोस 2 ये कट गया, यहां बच गया साइन। तो इसके सोल्व ले लीजिए, फिर इसका अगला करते हैं दूसरा वाला। तो चलो अब दूसरा देखिए, इसका बिल्कुल आसान है ये भी। अब देखिए इसका दूसरा, ये दूसरा वाला, दूसरे वाले में ये देखो LHS है इसका और ये कौन सा है RHS है। तो LHS लेके चलते हैं यहां से, तो मैंने लिया LHS, तो LHS कितना है आपके कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, इधर क्या है 1 प्लस साइन ए बटे में क्या है कोस ए। देखो बच्चों जब भी ऐसा होता है ना साइन कोस में बदला होता है तो यहां से हम और कुछ नहीं कर सकते, यहां सिर्फ अब क्या लेना एलसीएम लेना है। तो यहां से देखो एलसीएम लगो तो यहां से ये वाला और ये वाला सारा आ जाएगा, यहां से आएगा कोस ए और या गुणा में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। एलसीएम ले लिया हमने, देखो इसका इसमें भाग लगाएगा तो साइन ए साइन 1 प्लस साइन ए में ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास केवल कोस ए, और कोस ए में कोस ए गुणा या क्या होगा कोस ए, ठीक है प्लस। अब देखो कोस में इसमें भाग लगाएंगे हम कोस ए का, तो कोस ए से तो कोस ए कट जाएगा, या क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए बचेगा और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। यहां देखो क्या आएगा कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो ये तो होगा कोस स्क्वायर ए प्लस ये वाला देखो 1 प्लस, दोनों सेम है 1 प्लस साइन ए। जब भी बच्चा याद रखना ऐसा लिखा होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो याद रखना उससे हम लिख सकते हैं क्या a प्लस बी का
होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा कोस ए, और ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए। अब देखना यहां से देखिए, इसको खोलते हैं, इस वाले को खोलिए कोस स्क्वायर ए, तो यहां से बच्चों देखिए प्लस 1 प्लस, याद रखना ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हो तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखिए इसके स्थान पे एक का मतलब एक का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a गुणा बी मतलब 1 गुणा साइन ए, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर बटे में क्या आएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्या करेंगे, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ी बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं यहां से लिख देता हूं, एक बार शायद दिखाई देगा। यहां से मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर करके 1 प्लस 2 को साइन को 1 से साइन ए और आएगा, और साइन को 2 से करोगे 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, साइन का स्क्वायर करोगे तो बटे में क्या आएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो मैं इस वाले को मिटा देता हूं, तो इसके स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, अब देखो इस वाले को इधर कर देता हूं मैं यहां पे, तो यहां से देखो बच्चों क्या आएगा कोस ए और साइन ए, इसको ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 1, ठीक है, और बटे में क्या है आपके पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। आपको परीक्षा में लिखना ये सूत्र, ठीक है, इसका मान होता है 1, तो यहां तो गया 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 1 बटे में क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए बच्चों यहां से क्या आ गया 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे में कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो यहां से मैं 2 लूंगा, तो 2 जैसे कॉमन लोगे यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा साइन ए, और बटे में क्या आपके पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो दोनों सेम आ गए, ऊपर वाला ये साइन ए से साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर तो क्या बचा आपके पास 2 और नीचे क्या बचा कोस ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 सेक ए, यही आपका उत्तर निकालना था। तो इसका मतलब आपके क्या हो गया एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, यही हल करना था। तो बच्चों आज हमारा मॉडल पेपर पूरा हो गया, 22 के 22 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।